से बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम पिछले कुछ दिनों से वर्णों के उच्चारण स्थानों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं और इनके उच्चारण स्थल के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं उनके बारे में हमने जाना है। आज हम कुछ व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, नासिक के व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नासिक के व्यंजनों को अनुनासिक और सानुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं हम, है ना। नासिका, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी नासिका का योगदान होता है, जिह्वा या मुख तो हर व्यंजन या स्वर के उच्चारण में काम आती ही है, लेकिन नासिका का जब सहयोग होता है या नासिका का जब योग होता है तो उनको हम अनुनासिक या सानुनासिक व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण ये रे ले वे वर्ण जो है वे अल्प प्राण व्यंजन हैं। वर्ग, ये क वर्ग मने क ख ग घ घ, च वर्ग यानी च छ ज झ य, ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण। तो हर वर्ग, ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग है, ये इस वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं वो इसमें सम्मिलित है। तो हर वर्ग, जैसे क वर्ग का पहला यानी क, तीसरा ग और पांचवा वर्ण क ख ग घ घ, है ना। तो ये और अंतस्थ वर्ण ये रे ले वे ये अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में समय भी कम लगता है और हमारे मुख से वायु भी कम निकलती है ना। अल्प प्राण मतलब प्राणों का कम प्रयोग होता है, प्राण शक्ति कम व्यय होती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। आप जब उच्चारण करेंगे, सारे वर्णों का उच्चारण करते समय आपको अपने आप पता चलेगा। क उच्चारण करते हैं तो हमें कितना दम लगाना पड़ता है, ये हमारी कितनी प्राण शक्ति लगती है, और ख का उच्चारण करते समय हमें कितना दम लगाना पड़ता है, कितना जोर लगाना पड़ता है, या कितनी प्राण शक्ति व्यय होती है। ठीक है ना। बस ये कि आप उच्चारण कर करके स्वयं समझने की चेष्टा कीजिए। आप उच्चारण करते समय आप दर्पण में देखिए अपने आप को, अपने उच्चारण को, आपको खुद समझ में आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत ही रुचिकर लगेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण जो है श, श, स है, ये महाप्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और मुख से कम वायु निकलती है। जैसा कि ऊपर अपन ने दूसरे क्वेश्चन में देखा, दूसरे प्रश्न में देखा, प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो इनका उच्चारण करके आप देखिए, इनमें समय भी कम लगता है, मुख से वायु कम निकलती है, हमारी प्राण ऊर्जा कम खर्च होती है, बहुत ही सरलता से इनका उच्चारण होता है, इसलिए अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन, जैसा कि अल्प और महा, है ना, शब्दों से पता चल रहा, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और मुख से अधिक वायु निकलती है। तो इन सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण का उच्चारण करके आप देखिए, क और ख में क्या अंतर है, च और छ के उच्चारण में क्या अंतर है, ट और ठ के उच्चारण में क्या अंतर है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस प्रकार से वे अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, क वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। क का उच्चारण कीजिए। क, आप बहुत ध्यान से देखिए, क का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी ध्वनि एकदम सीधे कंठ से निकल रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। श वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। श का उच्चारण कीजिए, श, और आप महसूस कीजिए क्या आपके मुख में किस तरह से इसकी ध्वनि, मुख से किस तरह से इसकी ध्वनि निकल रही है। आप जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सा अवयव काम आ रहा है। तो श वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, श, श। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन दो हैं, ड़ और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वेग से ऊपर उठकर तालु से टकराकर तत्काल उसी वेग से नीचे लौट जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आप ड़ और ढ का उच्चारण करके देखिए, ड़ ढ, ड़ ढ। इसमें जिह्वा का जो
अगला हिस्सा है वो एकदम तेज़ी से ऊपर उठता है और अपने तालु को छू करके हाथों हाथ नीचे चला आता है। ड़ और ढ का उच्चारण करके आप देखिए, समझिए। सारे जो व्यंजन हैं उनके स्वर या व्यंजन सब उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान जिन्हें कहते हैं, इतने वैज्ञानिक दृष्टि से तय हैं, है ना। बहुत समझ करके वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही सूक्ष्मता से इनका उच्चारण करके पहचान की गई है और इनके उच्चारण स्थान निर्धारित किए गए हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? ल पार्श्विक व्यंजन है। अब ल का उच्चारण करके आप देखिएगा, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में दो अवयवों के स्पर्श से, अवयव कौन से? वही मुख के अंदर जितने भी हमारे अवयव हैं उनमें किन दो अवयवों के स्पर्श से मुख विवर के अग्रभाग में श्वास वायु का मार्ग रुक जाता है। जब हम ल या पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो दो अवयव स्पर्श करते हैं और मुख विवर के अग्रभाग में श्वास का मार्ग रुक जाता है, किंतु दोनों पार्श्वों से श्वास वायु निकल जाती है। इस प्रयत्न से उत्पन्न ध्वनियाँ पार्श्विक व्यंजन कहलाती है। ल ऐसा ही व्यंजन है, ल का उच्चारण करें और इसे समझें। ल ल आप देखिए, ल का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा और दांतों का जो वत्स वाला हिस्सा, दांतों का निचला हिस्सा है, एकदम जिसे हम तल कह सकते हैं, उनका स्पर्श होता है दोनों का, और मुख विवर के अग्रभाग में, मतलब हम ये दोनों जब टच होते हैं, हमारी जिह्वा और दांतों का निचला हिस्सा, तब एकदम श्वास रुक जाती है, श्वास वायु का मार्ग रुक जाता है, मतलब श्वास निकल नहीं पाती, लेकिन दोनों साइड से, दोनों बगलों से श्वास वायु निकल जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं पार्श्विक ध्वनियाँ या पार्श्विक व्यंजन। ल उच्चारण करके आप देखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा और आपको इस तरह से याद भी अच्छे से हो जाएंगे। आपको बार बार न तो इनको रटना पड़ेगा न सोचना पड़ेगा, आप एक एक बार उच्चारण करके, थोड़ा टाइम लगेगा पहली बार में ही, लेकिन आप समय लगा करके इनका उच्चारण कीजिए और समझिए और फिर नोट करते जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां, र किस प्रकार का व्यंजन है? र लुंठित व्यंजन है और इसे लोडित भी कहा जाता है। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? कुछ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा बेलन की तरह लपेट खाकर वत्स को स्पर्श करती है और इस तरह से उत्पन्न ध्वनियाँ लुंठित कही जाती है। र लुंठित व्यंजन है, र का उच्चारण करके समझिए। र र र का उच्चारण करके देखिए, र उच्चारण करने से जस्ट पहले आपकी जिह्वा कैसे स्पर्श करती है, बेलन की तरह लपेट खाती है और किस तरह से वत्स को स्पर्श करती है, तो इस तरह से र का उच्चारण होता है। र आप करेंगे और अपने आप समझ जाएंगे। प फ ब भ में व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताइए। प फ ब भ में ये व्यंजन है ओष्ठ्य व्यंजन, है ना। ओठ आपस में छूते हैं, इनका उच्चारण करते हैं तब। ओष्ठ्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? ओष्ठ्य व्यंजनों के उच्चारण में मुख विवर में आने वाली सांस ओठों से बाधित होती है और स्फोट के साथ बाहर निकलती है, मतलब एकदम विस्फोट जैसी ध्वनि होती है और ध्वनि बाहर निकलती है। प फ ब भ और मैं का उच्चारण करके समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। प फ ब भ मैं सभी वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दंत्य व्यंजन का उदाहरण दीजिए। दंत व्यंजनों का उदाहरण दीजिए, के उदाहरण दीजिए। त थ द ध न ये दंत्य व्यंजन है। अब ये कैसे हैं? दंत्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा नोक ऊपर उठकर दंत पंक्ति को छूती है, हाँ, मतलब हमारे दांतों को छूती है, तो दंत व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। त थ द ध न ध्वनियों का उच्चारण करते हुए देखिए, समझिए कि किस तरह से ये व्यंजन बोलते समय जिह्वा की नोक दांतों तले आ रही है, अर्थात दांतों को छू रही है। त थ द ध न समझ में आया? देखा? दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं और कैसे? व और फ ये दंतोष्ठ व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। करके देखिए किस तरह से दांत और होंठ के सहयोग से ये वर्ण उच्चरित होते हैं और होंठों का आकार कैसा हो जाता है। आप सामने दर्पण रखिए, शीशा रखिए और फिर उच्चारण करके देखिए। आप व्यंजनों का उच्चारण दर्पण में देखते हुए कीजिए, कितना रोचक और रंजक लगता है, कितना सूक्ष्म और वैज्ञानिक है इनके उच्चारण स्थान का पता करना। 19वां प्रश्न है, कंठोष्ठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? कंठोष्ठ्य मतलब कंठ और ओंठ, जिनमें दोनों का सहयोग होता है। कंठ और ओंठ, होंठ वर्ण है ये ओ और औ।
हर ध्वनि का उच्चारण करते समय या स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते समय कंठ यानी मुख विवर से सांस या हवा तो आती ही है, फिर वह किन अवयवों को छूती है इसके आधार पर उनका उच्चारण स्थान निश्चित होता है। तो कंठोष्ठ में कंठ और होंठ है ना, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और होंठ का संयोग होता है वे कंठोष्ठ कहलाते हैं। ओ और औ का उच्चारण करके समझिए। अगला प्रश्न है मूर्धन्य ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा नोक है ना, जिह्वा नोक यानी वही जिह्वा का अग्रभाग जिह्वा नोक द्वारा उलटकर मूर्धा का स्पर्श होता है वे मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती है। संस्कृत की ट वर्गीय ध्वनियाँ मतलब टे ठे डे ढे और री और श ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। इन वर्णों का उच्चारण करके समझने की चेष्टा कीजिए। ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण करके आप मूर्धा को भी पहचान पाएंगे कि ये अवयव कौन सा है, कैसा है। टे 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 ठे डे ढेण है ना, इनका उच्चारण करके महसूस कीजिए। वध से व्यंजन ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? इन शब्दों का उच्चारण भी कितना मुश्किल है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिह्वा नोक ऊपर की दंत पंक्ति से जुड़े हुए वत्स भाग को स्पर्श करती है वे वत्स्य व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। न रे ले से और जय ध्वनियाँ वत्स्य व्यंजन होती है। इन व्यंजनों का उच्चारण करके समझने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? तालव्य व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा कोमल और कठोर दोनों तालुओं को छूती है। मुख विवर में ऊपर मूर्धा से पहले कठोर तालु स्थित है और मूर्धा के पीछे कोमल तालु स्थित है। इस प्रकार उत्पन्न व्यंजनों को कठोर तालव्य और कोमल तालव्य ध्वनि कहते हैं। च छ जे झ श इसी प्रकार की ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण करके समझिए। च छ जे झे शे है ना, कि किस तरह से जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। 24वां प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? एक स्थिति में स्वर तंत्रियों के दोनों फलक एक साथ जुड़कर पल भर के लिए श्वास को रोक देते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चरित ध्वनियाँ कंठ या काकल्य या स्वर यंत्र स्थानीय व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है ध्वनि इसी प्रकार की यानी कंठ व्यंजन ध्वनि है। उच्चारण कीजिए और देखिए। है 25वां प्रश्न है जिह्वा मूलीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा मूल द्वारा अली जिह्व के साथ संपर्क से होता है वे जिह्वा मूलीय व्यंजन कहलाते हैं। अरबी से आई हुई ध्वनियाँ क ख ग ऐसी ही ध्वनियाँ हैं, इन्हें अली जिह्वीय ध्वनियाँ भी कहते हैं है ना। जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा मूल द्वारा अली जिह्व के साथ संपर्क से होता है आप क ख ग इनका उच्चारण करके समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। सब उच्चारण स्थान आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इनका उच्चारण कर करके और दर्पण में देखते हुए समझिए, बहुत आनंद आएगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।